दैट्स बेटर। मैं अपनी बात एक छोटी सी कहानी से शुरू करूंगा। एक बार एक साधु आया कहीं पे कुछ मांगने के लिए। उसने मांगा तो उसको मिल गया। उसके बाद में उसने बोला कि बाबा कुछ ज्ञान दो, तो उसने कुछ ज्ञान नहीं दिया, वापस चला गया। फिर 4 दिन 5 दिन बाद फिर आया, ऐसे करता रहा। फिर वो लेडी को ऐसा लगा कि ये ज्ञान देंगे कि नहीं देंगे। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि बाबा बताइए क्यों नहीं दे रहे हो। तो उन्होंने बोला कि एक बर्तन अगर उसमें कचरा भरा हुआ है तो क्या हम उसमें दूध या घी डालेंगे? नहीं डालेंगे। तो ज्ञान लेने के लिए आपका माइंडसेट, आपका सोच वैसा होना चाहिए जो कि ज्ञान लेने के लिए उचित है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जब भी कोई बात कही जा रही है या आपके फैकल्टीज ने या आपके गुरु ने, आपके कॉलेज ने कोई ऐसी चीज आपके लिए अरेंज की है, तो कई बार ऐसा होता है कि यार रोज आते हैं, 2-3 घंटे बोलते हैं और चले जाते हैं। इसका हमारी जिंदगी पे क्या ही फर्क पड़ेगा? आजकल बोलते हैं क्या ही होगा इससे। तो आज जो ये सेशन बड़ी मेहनत के साथ में आपके कॉलेज ने अरेंज किया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसका 100% आनंद उठाएं। मेरे बारे में भी सर ने बताया, मैम ने बताया कि रियल एस्टेट से काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं आपको एक छोटी सी बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसा अभी HOD मैम ने बोला कि ये जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये इट इज़ नॉट ओनली फॉर मार्केटिंग पीपल, इट इज़ फॉर एवरीवन। क्योंकि वेल्थ सबकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। वेल्थ मार्केटिंग के थ्रू आए, HR के थ्रू आए, आपके जितने भी फील्ड होते हैं, फाइनेंस के थ्रू आए, प्रोडक्शन के थ्रू आए, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं। लेकिन मार्केटिंग कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में, मैंने करियर से ज़्यादा जिंदगी शब्द बोला है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम लोग हर समय कुछ ना कुछ मार्केटिंग करते रहे। अभी कितने लोग यहाँ पर कोर मार्केटिंग वाले हैं? कुछ प्लीज रेज योर हैंड। अराउंड 25-30 पीपल। बेसिकली रियल एस्टेट मार्केटिंग एक तरीका है रिच बनने का, वेल्दी बनने का। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे और भी प्रोफेशन होते हैं। कई हर प्रोफेशन में, मैं ये नहीं कहूँगा कि दिस इज द ओनली वे, बट दिस इज द वे, दिस इज द सी। क्यों सी बोलता हूँ इसको, क्यों ओशिन बोलता हूँ मैं? क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई बंदा बर्तन की दुकान डालता है, कोई पेट्रोल पंप डालता है, कोई ही स्टार्ट्स अ बुटीक, कोई कुछ काम करता है। बट वंस ही बिकम्स वेल्दी, अल्टीमेटली वो किस फील्ड में जाता है? अल्टीमेटली जब उसके पास में 1 करोड़ 5 करोड़, अल्टीमेटली ही गोज इनटू रियल एस्टेट। एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि बाकी धंधों का, बाकी बिजनेस का एक अपर सर्किट है। उसके बाद में उसको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना होता है। तो उसके लिए रियल एस्टेट इज द बेस्ट ऑप्शन। आप सभी में से कोई अभी एंटरप्रेन्योर है? कोई कुछ अर्न कर रहा है? 1, वेरी नाइस, 2, 3, 4, 5, ओके। हम सभी लोग मेहनत करते हैं और मेहनत से क्या कमाते हैं? पैसा, राइट? बट कभी आपने सोचा है कि मैंने एक पैसे को बड़ी मेहनत से कमाया और उसके बाद में उसको पार्टी में, विदेश यात्रा में, कपड़ों में, iPhone 15 में, व्हाटएवर, उसमें खर्च कर दिया। करना क्या होता है? हमें, हमारी जो सोच होनी चाहिए कि हमें पैसा कमाना है एंड उसके बाद में पैसे को बोलना है कि मैंने बहुत मेहनत से तेरे को कमाया है, अब तू मेरे लिए और पैसा कमा। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एक चूहा दौड़ में हैं, पैसे कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, बट हमको कोई ये नहीं सिखाता है कि इस पैसे से पैसा कैसे कमाएं। एग्री? अगर पैसा आपके लिए पैसा कमाना लगे तो आप तो बैठ के बस मस्त है। तो ये सोच आपकी जब तक नहीं आएगी, देखिए आपको बता दूं कि वैष्णव कॉलेज से मेरा एक पर्सनल अटैचमेंट है, बिकॉज बीइंग माहेश्वरी एक बनिया फैमिली से होने के कारण। क्योंकि हम बनिया, जब हम लोग बनिया जो रहते हैं ना, हमारे बारे में कई सारी बातें रहती हैं। माफ़ी चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ। हम लोग हिंदुज़म का एक पार्ट तो है, लेकिन हम लोग एक लाइफ स्टाइल भी है। तो आज से कई साल पहले कुछ लोगों ने क्लॉथ मार्केट पे सोचा होगा कि भाई एक कॉलेज की स्थापना करनी है। उनका एम क्या रहा होगा कि सभी
धर्म सभी वर्ग के लोगों को शिक्षा देना, उचित शिक्षा देना और सस्ती शिक्षा देना और बेहतर शिक्षा देना। तो इस उद्देश्य के साथ में इस कॉलेज का कहीं ना कहीं फॉर्मेशन हुआ है। तो उनकी सोच में जो विजन रहा है, अगर वो हमारे अपने बारे में सोचते रहते तो वो एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं कुछ और, पर एजुकेशन के लिए आप जा रहे हैं इसका मतलब है कि आपका विजन कुछ और है। तो हम लोगों के ब्लड में एक अलग तरीके का एक सोच रहता है, जैसे कि हर वर्ण को, हर धर्म को एक अलग ऊपर वाले ने कुछ चीज दी है, उसको एक एज दिया है। तो सिमिलरली हमारे अंदर बिजनेस की सोच बहुत है ना। मीम्स चलती हैं कि बनिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं ना, फनी मीम्स चलती है, कुछ जो मोटिवेशनल मीम्स भी चलते हैं। तो यहाँ पर मैं पॉइंट पे आता हूँ कि आपको अगर वेल्दी बनना है तो आपको क्या करना चाहिए, रियल एस्टेट के थ्रू। और मार्केटिंग, रियल एस्टेट की मार्केटिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख का इन्वेस्टमेंट तो बहुत मामूली सा लगता है मुझे, कि आप एक दुकान किराए पे लेते हैं, उसके बाद में आप उसके बाद में उसमें फर्नीचर बनाते हैं, फिर माल भरते हैं, फिर उसकी एडवर्टाइजिंग करते हैं। आपको मालूम है रियल एस्टेट मार्केटिंग शुरू करने का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना, कोई गेस करेगा? जीरो रुपीस में आप करोड़ों अरबों रुपए का माल अपनी दुकान में रख सकते हैं। है कोई ऐसा बिजनेस क्या? तो दिस इज द पावर ऑफ रियल एस्टेट। जैसे कि मैंने कहा कि ये ओशियन है, सारे नदी नाले आके इस समुद्र में मिलते हैं, तो हम समुद्र से शुरुआत क्यों ना करें, हम क्यों तो इसके अंदर हम लोग तो जो पोर्टफोलियो होता है उसमें कई तरीके की चीजें होती है, जैसे कि कुछ लोग रेंटल प्रॉपर्टीज में वर्क करते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जमीनें खरीदते हैं बेचते हैं, कुछ लोग एक्सचेंज करते हैं कि बार्टर जो पहले चला करता था उस तरीके से करते हैं, कुछ लोग कमर्शियल रेंटल्स करते हैं, कुछ लोग कंस्ट्रक्शन के हिस्से में जाते हैं, कुछ लोग रियल एस्टेट का एक हिस्सा, कंस्ट्रक्शन भी बहुत अपने आप में बड़ा वास्ट हिस्सा है। फिर उसके बाद कुछ लोग तो पैसे जिनको नहीं लगाना है। देखिए क्या होता है ना कि एक हम लोग एक बहुत बड़े, थोड़ा सा टेंशन हो जाए ना, जरा कुछ और जरूरी बात भी है तो हम रोक लेते 2 मिनट के लिए। क्योंकि सब लोग अलग अलग स्टेटस पे हैं। हो सकता है किसी की फैमिली में ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन का बिजनेस 2 पीढ़ी से चल रहा हो सकता है कि कोई के पापा ने अभी भी स्टार्ट किया, हो सकता है कोई बंदा खुद ही प्लान कर रहा हो, और हो सकता है इसका कोई प्लानिंग ना हो। हम हर अलग अलग स्टेज पे हैं। तो एक जनरलाइज बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि जैसे मैं अपने बारे में बताऊं कि मैंने 10 साल जब फार्मास्यूटिकल का बिजनेस किया, इनफैक्ट टोटल 14 ईयर्स, 4-5 साल में रीजनल मैनेजर रहा सन फार्मा में, उसके बाद में मैंने 10 साल दवा का व्यापार किया। उसके अंदर जब रियल एस्टेट में आया तो मैं इस माइंडसेट के साथ आया था कि अब इसको बिना पैसे के मुझे एम्पायर खड़ा करना है। तो आई हैड नथिंग इन माई हैंड्स लिटरली, और मैंने अपने पहले साल में 2010 में 4 लाख रुपए कमाए थे पहले साल में। उस समय भी 4 लाख रुपए बहुत मैटर करते थे। आप लोगों का हो सकता है कुछ बच्चों का ईयरली पैकेज स्टार्ट होता हो, तो हम लोग, वो मेरा फर्स्ट अर्निंग था, एक सिंगल चेक। तो मॉरल ये है कि इसके अंदर आप, और मैं तो उल्टा है मेरे साथ में, जब मेरे पैसे इन्वेस्ट हो जाते हैं तब मैं टेंशन में जाता हूँ। तो मैं आई मेक मनी फ्रॉम द मड और डस्ट और व्हाटएवर यू कॉल इट, धूल से पैसा बनाने का मुझे आता है तरीका। तो मैंने हमेशा उस तरीके से वर्किंग किया है। और डेवलपमेंट करते हैं लोग, कॉलोनीज का डेवलपमेंट करते हैं, रोड बनाते हैं, तो ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जो रियल एस्टेट के अंदर आते हैं। अभी पिछले कुछ सालों में जब से सोशल मीडिया आया है, डिजिटल मार्केटिंग आई है, तो आपने देखा होगा सिनेरियो चेंज हुआ है। सर चले गए, देवेंद्र सर जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो मेरा ही फेवरेट है, कंज्यूमर बिहेवियर। Until unless you don't know the explicit need of the customer, आपको पता ही नहीं है कि उसको खाना क्या है, उसको पहनना क्या है, उसको चाहिए क्या है, तो आप उसको बेचोगे क्या? आजकल डाटा पे बहुत जबरदस्त वर्किंग हो रहा है। आपको पता होगा कि फेसबुक और व्हाट्सएप आपके स्टेटस पढ़ता है। अगर यकीन ना हो तो अभी एक स्टेटस लिखो, फेसबुक पे स्टोरी डालो, और एक व्हाट्सएप पे स्टेटस लिखो कि लुकिंग फॉर अ मॉड्यूलर किचन। अगली बार जब आप इंस्टाग्राम और फेसबुक खोलोगे ना, आपको ज़माने के मॉड्यूलर किचन देखने लगेंगे, क्योंकि आपने उसको परमिशन दिया अपने स्टेटस पढ़ने का। भाई आप स्टेटस दुनिया को पढ़ा रहे हो तो फेसबुक और व्हाट्सएप तो पढ़ेगा ही ना। तो वो डाटा कलेक्शन हो रहा है, राइट। किसी ने असुर 2 सीरीज देखी क्या अभी? उसके अंदर ये चीज समझाई गई है 2 में कि
आपके डाटा का प्रयोग किस तरीके से किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत सारे मार्केटिंग की अलग अलग तरीके की स्ट्रेटेजी देखी है। मैं एक छोटा सा आपको ऐड करके दिखाता हूं कि जब हम मॉल में जाते हैं और एक फ्रिज खोल के लेफ्ट हैंड से कोल्ड ड्रिंक का केन निकालते हैं, तो हम राइट साइड जाएंगे या लेफ्ट साइड जाएंगे, ये देखने के लिए ऊपर कैमरे लगाए रहते हैं। जब स्टडीज चलती हैं तो वो देखते हैं कि 100 में से 95 लोग कोल्ड ड्रिंक खोलने के बाद में इस साइड गए, तो वो इस साइड वो वाली चीज़ें रखते हैं जो सबसे महंगी होती हैं और सबसे ज़्यादा मार्जिन वाली होती है। आप मॉल में कभी या डी मार्ट में या मॉल में कभी गए होंगे तो आप देखना सबसे फालतू की और सबसे ज़्यादा मार्जिन वाली चीज़ें पहले रहती है, क्योंकि उस समय आपकी जेब भरी रहती है और ट्रॉली खाली रहती है। एग्रीड? अगर सबसे पहले उसने नमक, सब्जी, आटा, दाल रख दी तो आपकी ट्रॉली हो जाएगी फुल। फुल मतलब फुल, और जेब हो जाएगी खाली। फिर आप उनकी फालतू की चीजें नहीं खरीदोगे। दिस इज मार्केटिंग। एग्रीड? समझ में आ रहा है? सबसे पहले आएगा रसगुल्ले, एक पे एक फ्री, फिर आएगा बिस्किट, फिर आएगी सोन पापड़ी जो गिफ्ट में घूमती रहती है ना। तो ये दिस इज कंज्यूमर बिहेवियर कि सबसे पहले आदमी, आप कभी ऐसा होगा कि सीधे आप निकलते हो अंदर गए और सब्जी के ठेले पे, ठेला मतलब कि सब्जी के स्टॉल पे पहुंच गए, ऐसा कभी नहीं होता। आपको एक स्ट्रेटेजी प्लान की जाती है कि इस तरीके से निकलेगा ये बंदा। तो आई होप कि इसके बारे में आपको, दिस इज कंज्यूमर बिहेवियर। तो ये भी यहाँ पर काम करेगा। आजकल रियल एस्टेट पे एक नया ट्रेंड आया कि मैं आपको लीड दूंगा, लीड आपको 5 लीड दूंगा, ऐसे बंदे पक्के वाले जिनको 1-1 करोड़ का फ्लैट चाहिए। आपका काम आसान हो गया। अब 500 लोगों को फोन लगा के पूछो कि सर ये 1 करोड़, बोले दादा मेरा तो हाथ ठेले का बिल नहीं भरा रहा है, बिजली का बिल नहीं भरा रहा, तुम 1 करोड़ का फ्लैट दे दिया, तो आपकी डील फेल हो जाएगी। आपको अगर पता है तो ऐसी कंपनीज भी अब एग्जिस्टेंस में जो आपको स्पेसिफिक डाटा देती है कि ये 5 लोग हैं, इनमें से इसकी एक लीड की कीमत इतनी है। ये अब मैं आपको बोल रहा हूँ, आप दोनों तरफ हो सकते हो। आपको लीड जनरेट करने वाली कंपनी भी बन सकते हो और लीड को फुलफिल करने वाली कंपनी भी। फिर इसके बाद में अभी वर्चुअल टूर्स, एक प्रॉपर्टी को पूरा का पूरा वर्चुअली दिखा देना। आपने देखा है कुछ, इसको बोलते हैं वॉक थ्रू बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, कि पूरा वो ऐसे कैमरा चलता जाता है कि सीढ़ियाँ आ गई और ये आ गया वो, उसमें आपको विजुअलाइजेशन होता है। आजकल तो बड़ी कंपनियां तो बड़े थिएटर के पर्दे पे दिखाती हैं, अपने अंदर बिठा लेती हैं ऑफिस में और ऐसा दिखाते हैं सर आपका फ्लैट ऐसा होगा। आपको मालूम है जो अभी पिपलहना अग्रवाल पब्लिक स्कूल के रोड पे मिनिमम एक आप 2 BHK 3 BHK ले जाओ तो उसकी कॉस्टिंग 1 करोड़ के लगभग होती है। उसमें अतिरिक्त पैसे लगते हैं 7-8 लाख रुपए, जितने में हम जैसे लोग एक फ्लैट खरीद लेते हैं तो 7-8 लाख रुपए उसके अतिरिक्त में पैसे लगते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप लोग एक ऐसी चीज की मार्केटिंग कर रहे हो जिसकी कीमत ही 100 रुपए है, अगर आप लोग महीने भर में 2 लाख रुपए की वो चीज बेच भी लोगे तो आपका मार्जिन क्या 2 लाख रुपए से ऊपर हो सकता है क्या? भाई 100% तो नहीं मिलेगा ना। कितना हो सकता है मैक्सिमम? 10%, 20%। तो अल्टीमेटली आपकी लिमिट आपने बांधी है भाई, पैसा वहां से ही ज्यादा आएगा जहां पे ज्यादा पैसा है। एग्रीड सर? आप एक बात समझिए कि जब आप एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हो तो उसकी वैल्यू जो होगी उसी के अनुपात में आपकी अर्निंग्स होंगी। अब आपको एंटरप्रेन्योर बनना है। चलिए एक छोटा सा सवाल करता हूं, MBA का, BBA का एम क्या होना चाहिए अदर देन जॉब? एक बंदा खड़ा होकर बोले नेक्स्ट मैच हो रहा है, एक और सबकी बात बोल दी मतलब भाई ने। बिजनेस इज द राइट आंसर ऑलमोस्ट। एक बार क्लैप कर दीजिए भैया के लिए। पर बिजनेस से आगे उसका एज अ पर्सनैलिटी एंटरप्रेन्योर, आपको एंटरप्रेन्योर बनना है कि भाई अर्निंग कम्स फ्रॉम लर्निंग। तो जॉब का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सीखना, ना कि। तो मैं आपको 2-3 बुक्स प्रिस्क्राइब करता हूँ, डॉक्टर करता है ना कि ये लीजिएगा। रिच डैड पुअर डैड किसी ने पढ़ी है? काफी सारों ने पढ़ी है यार।
तो रिच डैड पुअर डैड पढ़ना है और उसके बाद में कौन सी पढ़ना है? रिटायर यंग रिटायर रिच। मैंने 47, मैंने 40 इयर्स में VRS ले लिया था। 40 साल की उम्र में मैंने रिटायरमेंट ले लिया था। उसके बाद से मैं कोई भी फिक्स जिम्मेदारी में नहीं हूँ। तो आपको भी अगर 40 इयर्स की एज में रिटायरमेंट लेना है, रिटायर यंग। देखिए अब आप ऐसे ऐसे जाके और विदेश यात्रा यूरोप टूर करोगे तो उसका मजा आएगा क्या? तो 40 से 45 में जाना पड़ेगा ना, ठीक है ना? तो आपको जब अगर आपको यंग रिटायर होना है तो उसके लिए आपको रिच भी यंग में ही होना पड़ेगा। वर्ल्ड टूर करना है ना सभी को, कि वर्चुअली करना है? पर्सनली जाके करना है, राइट? तो हम लोग जो बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया ने हमारे जीवन में इतना बड़ा अंतर पैदा किया है, तो रियल एस्टेट मार्केटिंग में भी सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा अंतर किया है। अब मेरे जैसे 4900 फ्रेंड्स हैं। एक बार मैं स्टेटस 5000 के लगभग ही मेरे फ्रेंड्स मतलब कि कांटेक्ट है मोबाइल के, और करीबन 2500 फेसबुक फ्रेंड्स होंगे। तो जब मैं डालता हूँ तो 500-700 लोग मेरा स्टेटस पढ़ते हैं। कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है मेरे को तो मैं मोबाइल के स्टेटस पे डालता हूँ और एक दो उसमें रिकमेंडेशन या उसके लोग आ जाते हैं। ये सोशल मीडिया ने हमारी मार्केटिंग का तरीका चेंज किया है। मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से बेची है। मैंने कंस्ट्रक्शन जैसे 4 मैंने मल्टी स्टोरी से कंस्ट्रक्शन किया है, बंगले तो अब ये भी अच्छी खासी संख्या है। तो ये सब कैसे संभव हुआ? ये सोशल मीडिया की मैंने पावर को 2010-11 से पहचानते हुए उसकी साइड में उसके ऊपर वर्किंग करना शुरू किया। अब अगली चीज अगर हम बात करें कि डाटा ड्रिवन हम डिसीजन कर रहे हैं, हमारे एक कंज्यूमर का हमने बिहेवियर समझ लिया है, माइंडसेट हमने समझ लिया है, एक हमने उसका सुंदर सा एक प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया है, राइट? हम लोगों ने तैयार कर लिया है, उसके फोटोग्राफ उसके वीडियोस तैयार कर लिए हैं। उसके बाद में हमको क्या चाहिए? आजकल एक पैटर्न चल रहा है पर्सनल ब्रांडिंग, अपनी ब्रांडिंग। कोई अंतर बताएगा ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग के बीच में? ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग में सवाल इसलिए पूछता हूं कि ब्रांडिंग इज व्हाट एंड एडवर्टाइजिंग इज व्हाट, प्रमोशन इज व्हाट। चलिए कोई बात, ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। ब्रांडिंग मतलब कि आप अपने प्रोडक्ट को पोजीशन कहां कर रहे हो। भाई आपसे बोला जाता है कि इंटरव्यूज होना है तो फॉर्मल्स में आना है, आपको जीन्स जैसे रहती है ना स्टाइलिश, और ऐसे नहीं आना है। वो ब्रांडिंग का हिस्सा है। आप किसी होटल में जाएंगे तो आपको 5 स्टार होटल में नमस्कार करते हैं, उनका एक ड्रेसअप होता है। इसी तरीके से रियल एस्टेट इंडस्ट्री का भी एक ड्रेसअप है। आप अपने आप की ब्रांडिंग कहाँ कर रहे हो? मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो जो ड्रेसअप है वो इस इंडस्ट्री के लिए नहीं है, लेकिन वो एक स्टेज, जो टॉप स्टेज के लोग तो कुछ भी पहने, वो अगर एंटरप्रेन्योर बन गया उसके बाद में तो फिर वो ब्रांड है, वो जो पहनेगा वो स्टाइल है। बट एग्जीक्यूटिव लेवल पे जब हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो हमारा एक ब्रांडिंग होना चाहिए। ब्रांडिंग मीन्स जैसे कि इस ब्रांड की बात करें, भरोसे की बात करें तो सबसे पहले किस कंपनी का नाम आता है इंडिया में? अलमारी की बात करें तो किस अलमारी का नाम आता है? मतलब यकीन माने गोदरेज का हिस्सा सिर्फ 22% है। 78% दूसरी कंपनियां गोदरेज बेचती है। मतलब जो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है 50% वो हमारी गली में बनने वाली गोदरेज की अलमारियां होती है। और हम बोलते सबको गोदरेज, क्यों बोलते हैं सोचा कभी? भैया बिस्लरी की बोतल देना। व्हाट इज बिस्लरी? आप पी कुछ भी रहे हो लेकिन बोलते बिस्लरी हो, क्योंकि वो जेनरिक बन गया है। उन्होंने अपने ब्रांड को इतना एस्टेब्लिश किया है, उनने अपने टारगेट ऑडियंस को, मैं बोलता हूँ टाटा नैनो फेल क्यों है मालूम है? उसको गरीबों की लखटकिया कार बोला। आप गरीब बोल कहलवाना पसंद करोगे क्या एक ना टाटा नैनो लेके? सिर्फ उसको इतना सा करना था कि महिलाओं की अपनी कार, तो उसको बहुत सारे कस्टमर मिल जाते, और उसने गरीबों की कार। पोजीशनिंग आपने गलत कर दी, दैट इज ब्रांडिंग। पर उस ब्रांडिंग को करने के लिए हम जो पेपर में ऐड देते हैं, हम जो प्रमोशनल कैंपेन चलाते हैं, राइट, हम जो अलग अलग तरीके की चीजें करते हैं, वो उसके हिस्से हैं। जैसे मार्केटिंग और सेल्स के बीच में अंतर कोई बता सकता है? मुझे लगता है मत करो ऐसा यार। अच्छा रहा एचओडी मैम चली गई। हम बोलते हैं ना मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव, एक ही तो है। मैं तो
कैश रिवॉर्ड सोच रहा था यही जवाब वाले को। चलिए कोई बात। अब मतलब आपका है ना ये अलार्म है, अलार्म समझते हो ना, लाल बत्ती जलनी चालू हो गई अब दिमाग के ऊपर। अब आप लोगों को अपने ऊपर वर्क करना शुरू करना पड़ेगा। अगर आपको मार्केटिंग और सेल्स में अंतर नहीं मालूम है, मार्केटिंग इज द थॉट प्रोसेस। अब लेट हो गया, इतनी देर में तो गूगल भी हो सकता है। मार्केटिंग इज द थॉट प्रोसेस जिसके अम्ब्रेला के नीचे सारी चीजें आती हैं। सेल्स इज जस्ट वन पार्ट और वन विंग ऑफ मार्केटिंग। गॉट इट? मार्केटिंग के अंदर कौन ऑडियंस रहेगी हमारी टारगेटेड, उसकी प्राइस क्या रहेगी, उसकी पैकिंग क्या रहेगी, उसकी ब्रांडिंग किस तरीके से होगी, प्रमोशन किस तरीके से होगा, अगर जैसे चाय पत्ती बन रही है उसका टेस्ट क्या रहेगा, राइट, उसका मॉडल कौन रहेगा, किन टारगेट ऑडियंस, जैसे अगर अपने को अमीर लोगों में अप्रोच करना है तो फिर सबसे रिच दिखने वाला सैफ अली खान से चाय पिलवाएंगे, और आम आदमी की बनानी है तो फिर रामपाल यादव को बना देंगे। कास्टिंग इज एवरीथिंग ना, कास्टिंग इज एवरीथिंग। तो दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग, और उसको उसकी दी हुई गाइडलाइन को फॉलो कौन करता है? सेल्स। सेल्स को बोलते हैं कि तुमको बस कुछ नहीं करना है, तुमको जाके माल को इस तरीके से बेचना है। पर अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में 99% पीपल तो छोड़ दो, एग्जीक्यूटिव्स को, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और सेल्स, जिसको मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बोला जा रहा है वो झूठ बोला जा रहा है। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूट, अमल में लाना। अमल में लाना यानी कि उसको एग्जीक्यूट करना, उस काम को एग्जीक्यूट। तो आप समझ गए ना, कितनी मजेदार बात है कि हमको इतनी साधारण सी चीजों के बारे में हम लोग बेसिक को भी बेसिकली नहीं समझते कई बार, और हम उसमें जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि ठीक है आगे तो किसी को भी पता होगा, कोई पूछेगा ही नहीं सवाल कभी। एनीवेज, तो हम लोग अब सेल्स और मार्केटिंग की जो बात कर रहे थे, तो हम लोग को सेल्स एक हिस्सा है उसका, जैसे कि उसमें प्रोडक्शन भी। अब जैसे मार्केट फीडबैक की बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा अलग, कि मैंने एक प्रोडक्ट बेचा और उस प्रोडक्ट के अंदर कुछ शिकायत आई, तो सबसे पहले किसको पता चलेगा? सेल्स वाले को। सेल्स वाला अपनी कंपनी को लिखेगा, यार इस प्रोडक्ट में दिक्कत आई है, शिकायत आई है। वो दिक्कत मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास पहुंचेगी, मार्केटिंग उसको प्रोडक्शन के पास पहुंचाएगा कि ये माल के अंदर पैकिंग में या प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से चेंज चलती है। तो दैट इज द होल वर्किंग